Good morning, all of you, in this morning session of English literature. Hereby, I am going to commence English sonnet. Myself, Dr. Naresh Agrawal. शेक्सपियर साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय दूं कि शेक्सपियर साहब का जन्म 1564 में हुआ। 1616 में उनके जीवन का कार्यकाल समाप्त हुआ, स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे नाटकों की, काव्यों की, कविताओं की श्रेष्ठ स्तर की संरचनाएं की और अपने बहुत सारे प्रेम काव्य लिखे। उन प्रेम काव्यों में उन्होंने सॉनेट्स का कलेक्शन किया। ये जो वर्तमान प्रेजेंट हम सॉनेट पढ़ने जा रहे हैं 116वें स्थान पर है, जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉनेट है। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों में थोड़ा आपको बता दूँ कि आखिर सॉनेट क्या है। सॉनेट एक ऐसा गीत है, जिस प्रकार से हिंदी के अंदर गीतों के कई प्रकार होते हैं। एक दो गीत होते हैं, कोई काव्य होता है, कोई कव्वाली होती है, कोई गज़ल होती है, कोई तराना होता है, कोई ठुमरी होती है, कोई शास्त्रीय संगीत होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी कई प्रकार के काव्य हैं। उन काव्यों में से एक काव्य है, एक काव्य की विधा है, काव्य का प्रकार है सॉनेट। सबसे पहले सॉनेट को पेट्रार्क नाम के व्यक्ति ने, कवि ने इटली में लिखा। जगह के नाम पर इसको इटालियन सॉनेट कहा जाता है और कवि महोदय के नाम पर इसको पेट्रार्कन सॉनेट कहा जाता है। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने मात्र 14 पंक्तियाँ इस काव्य को पूरा करने के लिए लिखी और काव्य को दो भागों में विभाजित किया, अष्टक और षष्टक। अष्टक एक संस्कृत का शब्द है, प्योर शुद्ध हिंदी का शब्द है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्टेव और षष्टक को बोलते हैं सेस्टेट। अष्टक में 8 पंक्तियां हैं और षष्टक में 6 पंक्तियां हैं। 8 + 6 हो जाती हैं 14 पंक्तियां। तो पेट्रार्क महोदय ने यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सॉनेट्स लिखी। इस प्रकार की सॉनेट का ज्यों का त्यों हृदयंगम किया जॉन मिल्टन साहब ने। इस प्रकार से पेट्रार्क ने 8 + 6 पंक्तियाँ प्रयोग की और 8 और 6 14 पंक्तियाँ हो जाती हैं और अंतिम पंक्तियों में उस कविता का निष्कर्ष निकाल दिया, काव्य के भावों का। सॉनेट्स को लिखने के लिए या तो काल्पनिक प्यार या आभासी प्यार या वास्तविक प्यार की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया उस ज़माने में। कभी कभी धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी अंग्रेज़ कवियों ने सॉनेट का सहारा लिया। आज आपको प्रिय विद्यार्थियों पता लग गया कि सॉनेट क्या है। मिल्टन साहब ने इटालियन सॉनेट को अपनाया। इटली लैंग्वेज से, इटालियन लैंग्वेज से बहुत प्यार करते थे, लैटिन लैंग्वेज के मास्टरमाइंड थे। तो मिल्टॉनिक सॉनेट, इटालियन सॉनेट या पेट्रार्कन सॉनेट एक प्रकार की हैं। हमारे शेक्सपियर साहब ने पंक्तियाँ तो 14 ही रखी, लेकिन उसकी राइमिंग स्कीम, उसकी तुकबंदी, उसका म्यूज़िकल स्ट्रेन चेंज कर दिया। उन्होंने 12 पंक्तियों में तो स्टैंजास बना दिए 4-4 लाइन के और अंतिम 2 पंक्तियों में उन्होंने दोहा बना दिया। जैसे तुलसीदास जी की रामायण में दोहा है। दोहा को अंग्रेजी में बोलते हैं कपलेट और कपलेट को सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं 2 राइम्ड लाइन्स, 2 तुकबंदी की गई पंक्तियाँ। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू कमेंस द टेक्स्ट ऑफ द पोइम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहाँ शेक्सपियर साहब बहुत सुंदर तरीके से प्यार को डिफ़ाइन करते हैं। इस कविता को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कविता के माध्यम से ही संदेश दे देता हूँ कि शेक्सपियर साहब ने 3 स्टेजेस पर प्यार को महसूस किया। केवल जो शारीरिक भूख की बात करते हैं वो प्यार नहीं होता, वो लस्ट होती है। ये निम्नतम स्तर का है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुच्छ कोटि का प्यार है जो कि निम्न गति की ओर ले जाता है। और इससे ऊपर का मानसिक प्यार में व्यक्ति एक दूसरे की केयर करता है, बहुत लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करता है। और इससे भी ऊपर तीसरी स्टेज है स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक लव,
कहा जाता है कि स्पिरिचुअल लव कभी भी समाप्त नहीं होता, अर्थात रूहानी प्यार, आत्माओं का प्यार, लव ऑफ स्पिरिट्स ही स्पिरिचुअल लव कहलाता है। तो यहाँ कवि महोदय स्पिरिचुअल लव को ही ऑब्जर्व करते हैं। उनके जो कहा जा बहुत प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, अनेक्डोट्स हैं, कहानियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि शेक्सपियर साहब को एक ब्लैक लेडी प्यार करने लगी थी। जब शेक्सपियर साहब को पता लगा कि ब्लैक लेडी उनको प्यार करती है तो उसके संदर्भ में उन्होंने ये कविता लिख डाली। कुछ कहते हैं कि शेक्सपियर साहब के एक मित्र थे W.H. ऑर्डन, उसको संबोधित किया गया है इस कविता में। चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्यार की जो परिभाषा दी है वो वेदों का सार निचोड़, उपनिषदों की बौछार करके यहाँ रख दी है। श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण संदेश यहाँ पर बेनेडिक्शंस के रूप में शावर कर दिया है, बौछार के रूप में उड़ेल दिया है। सो लेट मी स्टार्ट, मुझे कविता शुरू करने दो। कवि महोदय शेक्सपियर कहते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट, यहाँ पर वो अपनी नेगेटिव विश जाहिर करते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। वो कहते हैं फिज़िकल यूनियन की उनको आवश्यकता नहीं है, केवल मानसिक स्तर का जो प्यार है या मेंटल यूनियन की जो बात करते हैं वो इस पंक्ति में कही गई है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, एडमिट स्वीकार करते जाओ, इम्पेडिमेंट्स बाधाएं, प्यार के सच्चे प्यार के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती रहें, इम्पेडिमेंट्स, उनको सबको सच्चा प्रेमी चुप करके स्वीकार करता रहता है। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड, और यहाँ संपूर्ण रूप से प्यार की संतुलित परिभाषा बता दी, आध्यात्मिक प्यार की, आत्मिक प्यार की, जो कि इस संसार में भी ज़रूरी है। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स, वो प्यार प्यार नहीं है। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स, जो कि बदल जाता है। व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, जब कोई प्यार में वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाती है, अर्थात कोई प्यार में कोई और नया विकल्प अपने को उपलब्ध हो जाता है। पुराने प्यार को भूल जाना गलत है, वो प्यार सच्चा प्यार नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और या फिर प्यार कभी विषम परिस्थितियों के अनुसार झुकता नहीं है, और यदि कोई चाहे कैसा भी सामने वाला व्यक्तित्व मिल जाए, जो सच्चा प्यार है वो सच्चा प्यार अपने स्थान पर अडिग रहता है, बदलता नहीं है। अब यहाँ शेक्सपियर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हाईली मेटाफोरिकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हमें समझाने की कोशिश की। ओह नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, अरे सच्चा प्यार तो एक ध्रुव तारे की समान है, एक लाइट हाउस के समान है। एवर फिक्स्ड मार्क, लाइट हाउस, जहाँ जहाजी बेड़े हैं, अथाह समुद्रों का पानी नीले रंग का दिखाई देता है, जहाँ रात ही रात दिखती है, दिन दिखता नहीं है, उस स्थिति के अंदर, उन तूफ़ानों के अंदर मार्गदर्शन दिखाने के लिए लाइट हाउस बने होते हैं। और वो लाइट हाउस कितने बड़े बड़े तूफ़ानी प्रचंड लहरों को सहन कर जाते हैं, पर अपने स्थान से कभी भी हिलते डुलते नहीं हैं। सच्चा प्यार भी वैसा ही है, एंड इज़ नेवर शेकन, और कभी अपने स्थान से हिलता डुलता नहीं है। ओह इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार, भटकते हुए जहाज़ को मार्गदर्शन जिस प्रकार से लाइट हाउस देता है, उसी प्रकार से भटके हुए मनुष्य को सच्चा प्यार ही सही राह प्रस्तुत करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। हुज वर्ड्स अननोन, अब वो ध्रुव तारे की बात ले गए हैं। इट इज़ द स्टार, स्टार हियर स्टैंड्स फॉर द पोल स्टार, एंड इट इज़ द पेकुलियर क्वालिटी ऑफ द पोल स्टार दैट नेवर चेंजेस इट्स प्लेस। इट इज़ स्टीड फास्ट, इट रिमेन्स फिक्स्ड एट इट्स ऑन प्लेस। सो लाइक the pole star, true love never changes, whose words unknown, यद्यपि ध्रुव तारे की ऊंचाई को फिजिकली आजकल नापा जा सकता है, although his height be taken, whose words unknown, लेकिन जो प्यार की गहराई है unknown है, अथाह है, अगाध है, जिसको जाना नहीं जा सकता। love's not time's fool though rosy lips and cheeks, शेक्सपियर साहब बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि फ़िज़िकल ब्यूटी, रोजी लिप्स एंड चीक्स, जो लिप्स, जो चीक्स, शारीरिक सौंदर्य,
हमें आज दिखने को नज़र आ रहा है, बहुत ही पिंक कलर के चीक्स और पिंक कलर के जो लिप्स, होठ नज़र आ रहे हैं, ये शारीरिक सौंदर्य नज़र आ रहा है। ये समय के अनुसार समय का शिकार बन जाएगा। ये शरीर नाशवान है, ये मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन सच्चा प्यार अमृत्यु को प्राप्त होता है। आत्माओं का प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता। और जब ये शारीरिक सौंदर्य फीका पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, उस स्थिति के अंदर भी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति आकर्षण को कम नहीं करते। वो ठीक उसी प्रकार से अपने लव के ऊपर अडिग रहते हैं जैसे आसमान में ध्रुव तारा, स्टार, पोल स्टार अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता। इसी प्रकार से सच्चा प्यार भी हमें जीवन में स्थिरता, स्थायी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए शेक्सपियर साहब ने कहा है, लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चेक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। समय एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो फसल काटने वाला, घास काटने वाला, चारा काटने वाला है, जिसके हाथ में हाशिया एक सिकल ले रखा है, हाफ सर्किल्ड ब्लेड है जिससे वो घास काटता चलता है। और समय भी मनुष्य रूपी हमारी उम्र की फसलें काटता हुआ चलता है। लव ऑल्टर्स नॉट विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। लेकिन कुछ भी हो जाए, सच्चा प्यार कभी भी ब्रीफ आवर्स अर्थात विषम परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टांसिस में कभी भी परिवर्तित नहीं होता। वेरी ब्यूटिफुली Mr. Shakespeare is going to explain love alters not with his brief hours and weeks. A very beautiful, metaphorical and highly figurative language is being used by our great poet William Shakespeare. Love alters not. प्यार बदलता नहीं है with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Doom क़यामत के दिन। कहा जाता है हिंदी लिटरेचर में भी कि खुदा करे क़यामत हो और तू आए, अर्थात सच्चा प्यार क़यामत के दिन तक बरकरार रहता है। वो कभी भी विषम परिस्थितियों में अपने मार्ग से भटकता नहीं है। ऊपर 2-3 एग्जाम्पल आ गए हैं। ध्रुव तारे का एग्जाम्पल आ गया है, लाइट हाउस का एग्जाम्पल आ गया फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, कि वो भटके हुए जहाज़ को जिस प्रकार से रोशनी प्रदान करते हैं, सच्चा प्यार भी इस भव सागर में भटके हुए मनुष्यों को सच्चे प्यार की राह दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि लव ऑल्टर्स नॉट, लव नेवर चेंजेस विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स का मतलब बहुत विषम परिस्थितियाँ भी आ जाएं, कितनी भी विपत्तियाँ, पहाड़ टूट जाएं जीवन में, लाइफ के अंदर कितना ही कहर ढह जाए, पर सच्चा प्यार कभी भी बदलता नहीं है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। और ये कहाँ तक हमें ले जाता है? क़यामत के दिन तक ले जाता है। कहा जाता है बाइबल में कि डूम्स डे क्या होगा, क़यामत के प्रलय के दिन क्या होगा, कि ईश्वर सिंहासन पर बैठेगा एज ए जज के रूप में, और जो द लिविंग डाई, जो जितने जीवित हैं वो मृतक हो जाएंगे, द डाइड विल अलाइव, और जितने मृतक हैं वो जीवित हो जाएंगे। ईश्वर हमारे जीवन का लेखा जोखा पूछेगा और हमारे लेखे जोखे के आधार पर ही हमारा नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट इनकारनेशन, नया अवतरण हमें प्रदान करेगा। और उसी रेशों में हमारी यातनाएं, हमारी सजाएं या हमारे पुरस्कार हमें प्रदान करेगा। हमारे को बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी, अच्छे कर्मों के पुरस्कार मिलेंगे, ये शेक्सपियर महोदय कहना चाहते हैं। If this be error and upon me proved, I never read nor no man ever loved. Here students, let me define once again the composition of the poem. Here only 14 lines have been utilized to express a true love by William Shakespeare. The first poetic statement is, let me not to the marriage of true minds. The first line, which rhymes with third line, which alters when it alteration finds, minds finds. Second line, admit impediments, love is not love. Fourth line, or bend with the remover to remove love.
remove. So here the first quatrain is with very beautiful rhyming scheme: A B A B, minds A, love B, finds again, minds finds, they are going to rhyme, love remove. So here first quatrain is very beautifully observed by William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters, when it alteration find or bends with a removed remove. Now the next stanza is, oh no, it is a never fixed mark. Love has been metaphorically compared to a fixed mark which never changes its place, that looks on tempest and it tolerates a lot of problems in life and is never shaken. So in the same manner, true love is never shaken, it remains steadfast in human life. It is the star to every wandering bark. The star, here in this poetic statement, the star stands for the pole star, Dhruv Tara, which never changes its place, and even in utter darkness, it gives us light to tread the righteous path of life, whose worth unknown, although his height be taken physically. Height can be measured, but the depth of true love cannot be measured. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks. Time makes fool all things. Perishable objects, they are subject of decay and death. Physical body that is looking very rosy lips and rosy cheeks are looking very beautiful, alternatively, ultimately, one day at last, they will come in the range of, in the mouth of death. Within his bending sickles, compass come. Time has been represented as a man harvester who keeps a sickle in his hand and it harvests, it cuts down the crops of human life. Love alters not with his brief hours and weeks. Again, like a true saint, William Shakespeare showers benediction, poetic words. Love alters not with his brief hours and weeks. प्यार कभी भी बदलता नहीं है, but bears it. ये चलता है इवन टू द एज ऑफ डूम, क़यामत के दिन तक ये हमें ले जाता है सच्चे प्यार को. If this be error and upon me prove here, William Shakespeare makes a claim that if this be error, the aforesaid viewpoint of love is, if it is proved wrong, no ever man loved in this world, and the poet will never claim to be a world poet. सो हियर वेरी ब्यूटीफुली. प्रिय विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया. तो यहाँ पर प्रथम 4 लाइन का क्वार्ट्रेन स्टैंजा देख लो, जो माइंड्स, लव, फाइंड्स, रिमूव, इसकी राइमिंग स्कीम पता लगी. सेकंड क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम है मार्क, इसकी नेक्स्ट लाइन है शेकन, फिर नेक्स्ट है बार्क. तो मार्क की राइमिंग स्कीम बन गई बार्क, मार्क, बार्क, शेकन और यहाँ टेकन. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वार्ट्रेन है, और नो it is a never fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks. Very beautifully the poet is going to explain the details of love within his bending sickles, compass come, each and everything come in the mouth of death as per the schedule of time. So the poet here explains true love, which is not the subject of decay and death in this modern world. True love remains steadfast like that of pole star. It leads us to the doomsday, and it is a biblical reference that on doomsday what happens? God works like a judge, and all the living bodies
दे विल बी डाइड एंड द डाइड विल अलाइव। गॉड लेखा जोखा करेगा, और जो जिस बाइबल बताती है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको पुरस्कार देगा ईश्वर। यही बात इस कविता में कही गई है कि सच्चा प्यार कभी भी बदलता नहीं है, और हमें भी कभी भी अपने माइंड को निम्न प्यार की तरफ नहीं ले जाना, ऊर्ध्वगामी प्यार की तरफ ले जाना है। फिज़िकल लव एक लस्ट है, कामुकता है, जिसकी तरफ हमें नहीं बढ़ना है। मानसिक प्यार सांसारिक प्यार है, जिसमें शरीर की, आत्मा की, मन, बुद्धि सबकी ज़रूरत पड़ती है। सच्चे प्रेमी एक दूसरे के जिम्मेवारी उठाने को तैयार रहते हैं, निभाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लव सब इनसे ऊपर है, जो कि रूहानी प्यार है, आत्माओं का प्यार है। कहा जाता है, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि शरीर नाशवान है। यहाँ शेक्सपियर साहब भी कह रहे हैं कि शरीर नाशवान है। लव्स not times full though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come। ये जो लावण्य में सौंदर्य दिखाई दे रहा है, सुंदर सुंदर गुलाबी कलर के, गुलाबी रंग के हमें होठ और गाल दिख रहे हैं, इतना शारीरिक सौंदर्य, ये सब नाशवान है जो मृत्यु को प्राप्त होगा, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कि क़यामत के दिन तक सच्चे प्यार को लेके चलती है। तो हमें भी ये अपलिफ्टिंग एनर्जी को महसूस करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।